एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का विनिमय, ठीक है ना। पहला आपका यहाँ पे टॉपिक जो है, तो इसमें सबसे पहले जैसा कि ऑक्सीजन है, इसमें सबसे पहले जो दिखा रखा है वो गैस के प्रेशर को दिखा रखा है, गैस के दाब को दिखा रखा है, जो कि mmHg इसकी वैल्यू होती है, मिलीमीटर मरकरी दाब की, प्रेशर की। तो एटीएम एयर यानी कि जो एटमोस्फेयर में एयर है उसमें ऑक्सीजन कितना mmHg होगा, 159, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, 0.3 mmHg होती है। फिर इनकी बॉडी के अंदर जाने के बाद में कंपोजिशन चेंज हो जाती है। जैसे ये एल्वोली में जाती है, जो लंग्स के अंदर होते हैं, तो ये घट जाती है, 104 रह जाती है, ठीक है ना, mmHg में। फिर ब्लड में और थोड़ी घट जाती है, 40 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेसिकली कौन सा वाला होगा, ये वाला ब्लड। इस यहाँ पर जो ब्लड होगा ना वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो पल्मोनरी आर्टरीज वगैरह में होगा ना, जहाँ पे CO2 की एक्सेस ज्यादा होगी, तो वहां पर घट जाएगा। लेकिन ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वहां पर ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। हाँ, और टिश्यू में जो है ये वैल्यू कितनी रहेगी, खाली जाके 40 ही रह जाएगी, ठीक है ना, 40 रह जाएगी। फिर ऐसी CO2 की 40 हो जाएगी एल्वोली में। हार्ट यहाँ पे सॉरी, ये सपोज दैट ये हमारा लंग है, तो लंग पे मैंने दिखा रखी है कैपेसिटी, जैसे कि ऑक्सीजन की कितनी है, 104 है, और कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी है, ओनली 40 mmHg है, ठीक है। तो यहाँ पर वही दिखा रखा है, ठीक है ना। अगेन देन उसके बाद में इसको डायग्राम को एक तरीके से एक्सप्लेन कराया मैंने, कि जैसे कि मान लो ये हार्ट है आपका, ठीक है ना, दिस इज हार्ट, तो ये हार्ट है, ठीक है, कंप्लीट दिख रहा है। तो अब मान लो ये हार्ट है, सपोज दैट अब यहाँ से जो है ना लंग से एक पल्मोनरी आर्टरी हार्ट में जा रही है, एक पल्मोनरी वेन दूसरे साइड में जा रही है हार्ट के, ठीक है ना। ये दो ऊपर के क्या है, ओरिकल्स है ना, लेफ्ट ओरिकल राइट ओरिकल्स, ठीक है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल नीचे वाला राइट वेंट्रिकल। अब यहाँ इनमें आ गया, ठीक है ना, ब्लड। तो पल्मोनरी आर्टरी में अब से क्या कह रहा है कि बॉडी से जो CO2 वाला ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो हार्ट में जाएगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, CO2 वाला ब्लड हो जाएगा, और फिर यही ब्लड वापस से यहाँ घूम के इस तरीके से, यानी कि यहाँ पे जाकर यहाँ से क्या ले लेगा, CO2 किस में बदल जाएगा, CO2 तो बाहर निकल जाएगी, इस ब्लड में O2 हो जाएगा, O2 फिर से वापस इसमें आ जाएगा घूम के, और यहाँ से फिर से O2 वाला ब्लड कहाँ जाएगा, बॉडी में आ जाएगा। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक है ना। तो ये है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का आदान प्रदान बॉडी के अंदर किस तरीके से होता है, कि लंग्स फिर बॉडी, बॉडी फिर लंग्स, ठीक है। ये है नेक्स्ट टॉपिक। तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस जो है आपका इस तरीके से है कि ब्लड जो है किस माध्यम से जो है बॉडी के अंदर किस मीडियम से पहुंचता है, ठीक है ना। तो जैसे कि ब्लड में ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है भाई, सॉरी, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को हर सेल्स तक पहुंचाने का काम किसका है, ब्लड का है, ब्लड माध्यम है। अब ब्लड में किस हिसाब से जाती है, कह रहा 97% ऑक्सीजन जो है ना ब्लड में जाती है, ब्लड के साथ में घुल जाती है, वो भी ब्लड की किसके माध्यम से जाएगी, RBC के द्वारा। बॉन्ड कौन सा बनाएगी, HbO2। मैंने बताया था हीमोग्लोबिन एक 4 ऑक्सीजन को अपने साथ में कैरी कर सकता है, ले जा सकता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। बचे की जो 3% वो डिजोल्व हो जाएगी प्लाज्मा के अंदर। फिर ऐसी CO2 जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है, 20 से 25% ट्रांसपोर्ट हो जाती है RBC के द्वारा, रेड ब्लड सेल के द्वारा। 70% CO2 ट्रांसपोर्ट हो जाती है बाइकार्बोनेट के रूप में, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में, और बची हुई 7% के करीब जो है ना CO2 डिजोल्व हो जाती है किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर। तो ये टोटल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है, गैसों का स्थानांतरण है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है अगला टॉपिक आता है रेगुलेशन एंड रेस्पिरेशन। दोबारा समझ लीजिएगा, रेगुलेशन एंड रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है, यानी कि रेस्पिरेशन की जो एक रिदम बन जाती है, हम सांस नॉर्मली ले रहे हैं, जैसे कि एडल्ट 1 मिनट में 10 से 12 बार सांस ले लेता है, चाइल्ड 30 से 32 बार या 33 बार सांस ले लेता है, ऐसा आता है लिखा हुआ। तो ये कंट्रोल होता है हमारे ब्रेन के द्वारा, जो रिदम चलती रहती है, सांस हम सो रहे हैं तब भी हम ले रहे हैं, चल रहे हैं तब भी ले रहे हैं, हमें बार बार याद नहीं करना पड़ रहा, ऑटोमेटिकली रिदम में लिया जा रहा है। तो ये ब्रेन के 2 भाग इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, मेड्यूला और उसके अलावा पोन्स, ठीक है, ध्यान रखना आपको, मेनली ज्यादातर पोन्स को याद रखना है। फिर डिसऑर्डर्स यानी कि बीमारियां इसके रिलेटेड, एक तो अस्थमा है, अस्थमा में क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन आ जाती है ब्रोंकाई के अंदर, ठीक है ना। इससे प्रॉब्लम होने लगती है ब्रीथिंग में, सांस खिंच के आना या ना आना या खांसी का उठना, इस तरह की दिक्कत होने लगती है। इम्फाइसीमा एक बीमारी होती है, ज्यादातर स्मोकिंग, जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उन लोगों को होती है, और इसमें क्या होता है, जो एल्वोलर वॉल होती है वो डैमेज हो जाती है, एल्वोलर की जो वॉल होती है, दीवार होती है, वो डैमेज हो जाती है। फिर एक बीमारी होती है ORD, जिसे ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कहते हैं। ये बीमारी उन्हीं लोगों को होती है जो कुछ इस तरह का काम कर रहे होते हैं, हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, जिससे कि उनके लंग्स में डस्ट चला जाए, धूल चला जाए, या कोई इस तरह की चीजें चले जाएं, वो जाके वहां इकट्ठी हो जाए, और उसकी वजह से वो उनका ऑक्यूपेशन है, काम है, वो छोड़ भी नहीं सकते उसको,
लेकिन उसकी वजह से उनके लंग्स धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया कोल माइन में काम करने वाला जो कोल वर्कर होगा, ठीक है ना, उसके लंग्स में धीरे धीरे सिलिका इकट्ठा हो जाएगा, सिलिकोसिस हो जाएगा, और उसकी वजह से उसके लंग्स धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे 10 से 15 साल के अंदर, ठीक है। ये चैप्टर आपका